रहा हूँ मिनिस्टर साहब का, आप सोनी अग्रवाल को एडमिट क्यों नहीं कर रहे। तो फिर उनको लगता है कि भाई कहीं से अप्रोच आई है, तो फिर वो एडमिट से ही, जो कि कई बार हमारे माता पिता के ऊपर भी जानलेवा अटैक कर चुका है। ये सर्टिफिकेट जो है कि एक चालाकी के दौरान बनाया गया है, जो कि मैं कि क्या कहते हैं, अंकुर ने मेरी चोटी पकड़ के पिटाई करी है। आता है जो गुंडे हैं वो 2 बार ला चुका। एक तो उसकी अभी मैरिज हुई थी 21 जनवरी को, उससे पहले 19 जनवरी को वो गुंडे लेके आया है, और उसके बाद अभी 18 मार्च को वो गुंडे लेके आया है। कि किस तरीके से इनको हाथों में हथकड़ियां लगा करके, जो कि तो जैसे ही मैं घर पे गया तो वो मेरे से लड़ने लगा, तो मैंने ऑब्जेक्शन किया। मैंने कहा भाई क्यों लड़ रहा है, ये मेरे ऊपर घर में, मैं अपना घर छोड़ के चला जाऊं, ऐसा क्यों किया जा रहा है। मतलब पुलिस के द्वारा सपोर्ट क्यों नहीं किया जा रहा, पुलिस के द्वारा विक्टिम को सपोर्ट करने के बजाय क्रिमिनल्स को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है। पे जब मेरे को घर में बंद कर रखा था और हथकड़ी लगा रखी थी, और मैं पूरी रात से चिल्ला रहा था कि कोई 112 नंबर पे कॉल कर दो, कोई हेल्प कर दो। रूम में ट्रांसफ़र करी कॉल, 3 कॉल करने के बाद भी यहाँ पे पुलिस नहीं आई। चौथी कॉल पे 3 पुलिस वाले आए थे। अरेस्ट करने की तो सर दूर की बात है, इन्होंने तो FIR लिखने से भी मना कर दिया है कि नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज़ 48 दिल्ली। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक भाई का प्यार क्या होता है। सबसे ज़्यादा संबंध रखने वाले जो होते हैं अपना आपस का परिवार होता है, जिस परिवार के अंदर में हम रहते हैं। लेकिन परिवार के विवादों के अंदर में जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी किस तरीके से हथियाने के चक्कर में एक भाई का दुश्मन बन जाता है, से चल रहा है माहौल। ये अपने आप के अंदर में एक शर्मसार करने वाली जो तस्वीर है, आईना है, वो आप लोगों के सामने दिखेगा। लेकिन वहीं पर अपना ही भाई, या यूं कहूँ अपना ही परिवार जो है, आज इनका जानी दुश्मन बन चुका है। चलिए चलते हैं, इनसे एक बारी मिलते हैं और इनकी बातें जो हैं वो समझने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सोनी अग्रवाल है और मैं प्रेम नगर का निवासी हूँ। प्रेम नगर जो हमारा मकान नंबर है 2105/1/3 गली नंबर 22, जो कि यादव स्वीट के पास है। छज्जू लाला की जो दुकान है उसके बिल्कुल ही निकट में है। और जो मेरा भाई है जिसका नाम अंकुर अग्रवाल है, वो बड़ा ही शरारती टाइप का है बचपन से। और क्या करता है वो 2011 से लेके अब तक मेरे को बार बार जो इबास हॉस्पिटल है शादरा में, जिसको हम इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंस करके कहते हैं, वहाँ वो ले जाता है और वहाँ बार बार ले जाके वो एडमिट करा देता है। वहाँ जब डॉक्टर मेरे से बात करते हैं, मेरे को ऑब्ज़र्व करते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई इसके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं है और हम इसको एडमिट नहीं करेंगे। तो वो वहाँ क्या करता है, वहाँ पे वो फेक कॉल का एक ऐप डाल रखा है उसने मोबाइल में, उससे वो कॉल करता है कि मैं फ़लानी मिनिस्ट्री का PA बोल रहा हूँ मिनिस्टर साहब का, आप सोनी अग्रवाल को एडमिट क्यों नहीं कर रहे। तो फिर उनको लगता है कि भाई कहीं से अप्रोच आई है, तो फिर वो एडमिट कर लेते हैं। आपके भाई का नाम सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा। मेरा भाई अंकुर अग्रवाल है। अंकुर अग्रवाल, हाँ, और वो एक आर्ट्स का स्टूडेंट है। वो सत्यवती कॉलेज से पढ़ा हुआ है। सत्यवती कॉलेज से उसने BA करी है, BA ऑनर्स। उसके बाद उसने क्या है कि LLB की स्टडी करी है। LLB की स्टडी करके अब वो एडवोकेट बन चुका है। हालांकि उसको नॉलेज है सारी जो है कि मतलब, परंतु फिर भी वो क्या है कि चाइल्डहुड से ही वो एक क्रिमिनल टाइप का है बचपन से ही, जो कि कई बार हमारे माता पिता के ऊपर भी जानलेवा अटैक कर चुका है। और बार बार कभी हमारे पिताजी की पिटाई कर देता है, कभी मम्मी की पिटाई कर देता है, जो कि इस सारी घटनाओं से हमारा जो है कि पड़ोस भी जो है कि परिचित है, पूरा वाकफ है कि क्या हो रहा है इनके घर। हाँ, सब पता है कि भाई इसके अंदर में परिवार को लेकर के जिस तरीके से आपके संबंध हैं, तो आपके संबंध परिवार के साथ में कैसे हैं? क्या आपके परिवार वाले आपके भाई को छोड़ करके, या उसकी जो फैमिली है, चाहे उसकी मिसेज हो या सगे संबंधी जो भी हैं, उन लोगों का आपके प्रति कैसा व्यवहार है? देखिए, मेरा व्यवहार तो ठीक ही है भाई। हम तो कहते हैं कि देखो जो भी हो रहा है वो अपना कर्म कर रहा है, हम अपने कर्म कर रहे हैं। आपके पिताजी का आपके प्रति कैसा व्यवहार है? पिताजी तो यही कह रहे हैं कि भाई अंकुर गलत कर रहा है और ये जो भी कर रहा है जमीन जायदाद और पैसे के चक्कर में कर रहा है। ये सारा जितना मामला है आपका, सारा प्रॉपर्टी के चक्कर में, जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के चक्कर में उसने जो भी 2011 से लेकर अब तक मेरे 28-29 एडमिशन कराए हैं इबास में।
ये पूरा काम उसने एक प्लानिंग के तहत किया है और उसके बिहाफ पे उसने डॉक्टर्स को कहा कि इसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाओ मेंटल इलनेस का। तो डॉक्टर्स ने कहा कि भाई इसके अंदर मेंटल इलनेस का अगर हम 18-20% का बना भी देते हैं, जो कि इसके अंदर दिखाई दे रही है, तो बना भी देंगे तो आपके काम का नहीं है, क्योंकि 40% से कम का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं मान्य है। तो फिर उन्होंने, जो मेरा ब्रदर है, इसने क्या षड्यंत्र रचा कि इसने पूरी फाइल में से जब 2011 से लेकर अब तक की जो निकाली इसने, उसमें से इसने वो पेपर निकाला जो कि सबसे ज़्यादा जिस टाइम पे मेडिसिन चल रही थी, वो पेपर निकाल के इसने क्या किया, CST करा लिया वहाँ डॉक्टर से। उसके बाद इन्होंने रिक्वेस्ट डाली कि इसकी असेसमेंट करो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए। तो वो उन्होंने क्या किया कि मना कर दिया कि हम इसकी असेसमेंट नहीं करेंगे, इसको डिसेबिलिटी की नीड नहीं है। और एक्चुअल में वाकई में डिसेबिलिटी जो है कि 40% से कम वालों को देते नहीं है। वो डॉक्टर ने मना कर दिया इस बात को कि हम नहीं करेंगे। ठीक है। तो फिर इसने क्या किया, मेरे फादर को कन्विंस करके इन्होंने कंप्लेंट कर दी हॉस्पिटल की। एक बार ये हॉस्पिटल का नाम दोबारा बताइए। ये हॉस्पिटल हमारा शादरा में है, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंस, इवास, जो कि स्वामी दयानंद रोड पे है, तियारपुर रोड पे, नई दिल्ली 95 वहाँ का जो है कि पिन कोड पड़ता है। GTB अस्पताल के बिल्कुल लगता है। वहाँ पे 3 हॉस्पिटल हैं, 2 एक स्वामी दयानंद है, एक इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एलाइड साइंस इवास है जो कि माइंड प्रॉब्लम्स का है, और जो GTB है वो एक जनरल हॉस्पिटल है। आपकी एज कितनी होगी आपकी? मेरी एज सर 30 साल है और मैं क्या कहते हैं मास्टर्स इन साइकोलॉजी कर रहा हूँ। साइकोलॉजी जो कि सोशल साइंस डिपार्टमेंट का एक ब्रांच है, जो कि मनोविज्ञान है, जो कि माइंड की स्टडी करते हैं हम लोग, उसके ऊपर वेरियस रिसर्चेज होती हैं। तो मेरी जो स्पेशलाइजेशन है काउंसलिंग है। मैं एज अ काउंसलर हूँ कि मतलब किसी भी टाइप का किसी को परामर्श देना हो, कोई किसी के साथ मतलब अगर कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, या फिर किसी के साथ एडजस्टमेंट इशू हैं, किसी के साथ ऑटिस्टिक की प्रॉब्लम है, किसी को ADHD की प्रॉब्लम है, किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, तो उनको ऐसे कई तरीके का मतलब है जो उन लोगों ने सर्टिफिकेट बना दिया। तो आपके भाई के दबाव में या ऊपर मिनिस्ट्री से करके इन्होंने सर्टिफिकेट बनाने की कोशिश करी या कर दी है? ये सर्टिफिकेट जो है कि एक चालाकी के दौरान बनाया गया है, जो कि अस्पताल में इन्होंने क्या किया है, वहाँ पे जो इन्होंने ज़्यादा दवाई दे के वो जो पर्चा CST कराया है, और उसके बाद जो मेरी असेसमेंट जिस दिन होनी थी उस दिन मेरे को 6 नींद की गोली दे के ले जाया गया है, जो कि ओवरडोज थी। तो मैं तो रास्ते में सो गया। ठीक है। अब वहाँ पे डॉक्टर जो असेसमेंट के दौरान पूछ रहा था कि क्या आपने ये बटन ये खुद से खोल सकता है जो कम इंच के हैं, तो इन्होंने मना कर दिया। क्या ये खुद से नहा लेता है, तो कह रहे नहीं नहा पाता, इसे नहलाना। बटन अपना खोल करके दिखाइएगा। मैं बोलना चाहूँगा, मैं उन लोगों से जो डॉक्टर हैं और कहीं ना कहीं जो है वो गलत या तो पैसे ले करके एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और किसी की ज़िंदगी जो है वो तबाह कर देते हैं। लेकिन जिस तरीके से इस हॉस्पिटल ने जो है उनको इस बात का पहले मना किया, लेकिन उसने जैसा कि इन्होंने बताया कि कोई एक ऐप डाउनलोड कर रखी है, जिस ऐप की वजह से किसी भी डॉक्टर को या किसी भी महकमे को जो है अप्रोच दिखा करके अगर ये इस तरीके से करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से क्राइम करने वाले की जो मानसिकता होती है वो किस कदर हैवी है उसके ऊपर में, कि अपने भाई के प्रति जो है वो जरा सा भी मतलब यूं कैसे ये काम कर रहा हूँ, जो कि एक पढ़ा लिखा पेशेवर जो है वो वकील हैं, वकालत कर रखी है उन्होंने, LLB कर रखी है, उनको कानून की सारी जानकारियाँ होंगी, उन्होंने कानून की कई किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन फिर भी उसके बाद में लॉ करने के बाद में भी अगर अपने भाई के साथ में जिस तरीके से कानून को तोड़ते हुए कानून अपने हाथों में जिस तरीके से लिए, तो आखिर ऐसे वकालत करने वालों के ऊपर में सब विश्वास लोगों का तो उठ जाएगा कि जाहिर सी बात है कि अगर ये अपने भाई के साथ में अगर ये ऐसा कर सकता है तो हमारे साथ में किस तरीके का करेगा। तो आपके फादर को या आपकी मदर को या आपके घर वालों को जो है इस बात का पता है कि आपके साथ में वो मेंटली हरासमेंट कर रहा है? बिल्कुल, मेरे पेरेंट्स को पता है ये हरासमेंट कर रहा है, और वो बिल्कुल कहते भी हैं कि भाई ये सोनी के साथ बहुत गलत कर रहा है। और वो कहते भाई हम तो वो समझा ही सकते हैं, हमारी तो 60 से ऊपर, हम तो सीनियर सिटीजन हो गए। अब ये क्या करता है, उनकी भी पिटाई करता है। जब मैं अस्पताल में अभी लास्ट टाइम एडमिट था, आपके माता पिता के ऊपर में भी हाथ उठा लेते हैं? कई बार इसने जानलेवा हमला करने की कोशिश करी है। अभी भी क्या कहते हैं, इसने अक्टूबर 2023 में जब मैं एडमिट था तो मेरी मदर का मेरे पास कॉल आया वहाँ पे हॉस्पिटल में कि क्या कहते हैं अंकुर ने मेरी चोटी पकड़ के पिटाई करी है। आपकी मदर की? हाँ जी। ठीक है। तो मैंने कहा ये तो
तो गलत है। तो मेरे अपने मामा जी के पास फ़ोन मिलाया। मेरे मामा जी मदन है, मदन गोयल, चंडीगढ़ में वो रहते हैं। तो मैंने मामा जी से बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरी मम्मी की पिटाई करी है। तो मामा और मेरे को मैं कहा यहाँ पे बिना ही वजह एडमिट करा रखा है। तो मामा कह रहे कि डॉक्टर से मेरी बात कराओ आप। तो साइड में जो रूम में डॉक्टर बैठे थे, डॉक्टर आके जो कि सीनियर रेजिडेंट है बास के, उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे इसका ब्रदर यहाँ पे इसको एडमिट करा जाता है और जो कि बहुत ही गलत है। तो मामा जी ने कहा कि भाई आप जूनियर डॉक्टर हो या सीनियर? तो वो कह रहे हैं मैं सीनियर हूँ। तो मेरे मामा जी ने कहा कि इस लड़के को कहो कि ये चंडीगढ़ आ जाए, कोई जरूरत नहीं है इसको अपने घर में रहने की। तो उसके 2 दिन बाद मेरे पिताजी मेरे से मिलने आए अस्पताल में। मैंने उनको बताया, मैंने कहा डॉक्टर ऐसे ऐसे कह रहे कि आप चंडीगढ़ चले जाओ। तो मेरे पिताजी कह रहे कि जब तू गलत नहीं है तो तू क्यों जाएगा? जो गलत होगा वो घर छोड़ के जाएगा। ठीक है, बिल्कुल जरूरत नहीं है घर छोड़ के जाने की। हम सब देख रहे हैं और क्या कहते हैं, बात करेंगे सब मिलके। मतलब आपके परिवार वाले जो है वो सब जानते हैं, मगर जान करके भी वो कुछ नहीं कर पा रहे कि लाचार है, कहीं ना कहीं वो लाचार तो सर एक तरीके से क्या है कि उम्र की वजह से भी अब वो क्या है कि ब्रदर मार पिटाई करता है। अब मैं थोड़ा सा हेल्दी हूँ उससे, मैं उसको मारने लगता हूँ तो अब वो क्या करता है, गुंडे बुला के लाता है घर में। ठीक है, तो 2 बार वो गुंडे बुला चुका है, जबकि केस जो गुंडे जो जिस तरीके से वो बुलाता है किसी को, तो क्या वो आसपास के लड़के ही होते हैं या बाहर से लेकर के? नहीं, वो बाहर से लेके आता है। जो गुंडे हैं वो 2 बार ला चुका। एक तो उसकी अभी मैरिज हुई थी 21 जनवरी को, उससे पहले 19 जनवरी को वो गुंडे लेके आया है, और उसके बाद अभी 18 मार्च को वो गुंडे लेके आया है। चलिए, यहाँ तक तो ये बात पूरा मामला आपका पूरा समझ में आता है। और दर्शकों से मैं कहूँगा कि अभी देखिए आपके सामने बैठे हुए हैं और इन्होंने सारी बातें, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे ट्रांसलेट हो, इन्होंने सारी चीज़ें बाखूबी आप लोगों को बता दिया। क्या लगता है आपको कि इनके दिमाग के अंदर में या ये मेंटली डिस्टर्ब होंगे, या इनको ज़बरदस्ती जिस तरीके से इनके भाई ने इनको मेंटलिटी करके हरासमेंट कर रखा है, कहीं ना कहीं जायदाद और प्रॉपर्टी के लालच के अंदर में? अगर प्रॉपर्टी के लालच के अंदर में, जायदाद के लालच में, एक तो मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से वो वकील है और प्रॉपर्टी हो सकता है कि इनके पास में हो प्रॉपर्टी, लेकिन प्रॉपर्टी होना ये एक मायने रखता है कि उनके फादर की प्रॉपर्टी है। अब उनकी प्रॉपर्टी, अगर उनकी प्रॉपर्टी होती तो ये खुद भी नहीं हड़पते, ना ही ये खुद बोलते। और ये फादर की जो प्रॉपर्टी है जिसके अंदर में से दोनों भाइयों का हक है, अगर 3 भाई हैं तो तीनों भाइयों का हक है, बहनें हैं तो उनका भी हक है। लेकिन वहीं पर अगर बाप की प्रॉपर्टी के अंदर में से क्या इनका हिस्सा नहीं है? आज इनकी मैरिज जो है वो नहीं हुआ है, लेकिन उसी दौरान इतनी ये घटनाएं घट रही हैं। ये कब से आपके साथ में पूरी घटना घट रही है? ये सर 2011 से ये मेरे साथ करीब 13-14 साल हो गए जब से घटना घट रही है। ये ब्रदर क्या करता है कि मेरे को गाड़ी में डाल के और 2-3 बंदे हायर करके हथकड़ी लगा के अस्पताल ले जाता है। ये मैं हथकड़ी की तस्वीर सामने लगा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर में, आप ये देखिए कि किस तरीके से इनको हाथों में हथकड़ियाँ लगा करके, जो कि वो लॉ कर रखा उन्होंने, कानून जानते हैं उनको, ना तो ये मेंटली है, ना ये हाथ पैर चला रहे हैं, ना ही इन्होंने कोई किसी तरीके का कोई दुर्व्यवहार किया किसी के साथ में नहीं किया। आसपास के अंदर में आप पूछ सकते हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग इनके आकर के पूछ सकते हैं आखिर में इंसाफ के लिए जब ये व्यक्ति लड़ रहा है। लेकिन उसके बाद में अब जितने ये हरासमेंट हुए उसके बाद में काफ़ी ऐसी बातें हुई जिसको ये लेकर के थाना अंतर्गत आनंद पर्वत का पड़ता है। थाना अंतर्गत आनंद पर्वत जब पड़ता है तो इन्होंने कई बारी वहाँ पर भी कंप्लेंट करी। अब मैं आता हूँ वहाँ पर, जब गुंडे लेकर के आते हैं या बदमाश टाइप के लोग लेकर के आते हैं घर के अंदर या हाथापाई होती है, तो उसके बाद में क्या इनकी कंप्लेंट होती है या नहीं? आप जब वो लोग पहुँचते हैं, जब मारा पीटी आपके घर में होती है या किसी तरीके का होता है, तो आप लोगों ने कभी थाने पर कंप्लेंट करने की कोशिश करी क्या? थाने में सर रिटर्न में कंप्लेंट दे रही है, कई बार दी है। अभी भी 18 मार्च को जो उसने दूसरी बार जब वो गुंडे लेके आया है, इस 18 मार्च को जो दूसरी बार वो जो गुंडे लेके आया है, मैं तो अपना ये ऑफिस ये अपना शट डाउन करके 9:30 बजे 10 बजे मैं गया घर पे। तो जैसे ही मैं घर पे गया तो वो मेरे से लड़ने लगा। तो मैंने ऑब्जेक्शन किया, मैंने कहा भाई क्यों लड़ रहा है? तो मैंने कहा मेरा अब मैं थक के आया हूँ, मैं लड़ने के मूड में नहीं हूँ, ना मेरे को किस तेरे से बात करनी है। तो अंदर उसने कमरे में 2 गुंडे बिठा रखे थे जो कि बाउंसर टाइप के थे, जिम वगैरह अच्छी कर रखी थी जिन्होंने, वो उसने बुलाए तो उन्होंने मेरे को खींच लिया एकदम से। तो खींचने के बाद और उसके बाद 2 हथकड़ी लेके आया मेरा भाई, जो कि उसने ऑनलाइन मंगाई थी। और क्या कहते हैं, एक हथकड़ी तो उसने मेरे हाथ में लगा दी। एक बार वो पोस्टर दिखाइएगा जरा, सामने पड़ा होगा आपके पास में अभी।
ये दिखाते हैं हम आपको, वो उसकी फोटो कॉपी भी है, वो जो निकलवाई है उन्होंने, इसकी फ़ोटो खींची थी। ये देखिए, आप एक बारी देखिए इस चीज़ को। ये इस तरीके की हथकड़ी जो है वो इनके साथ में लगा करके इनको जो है कहते हैं ना कि कोई भी इंसान जो है वो गुलाम नहीं होता, लेकिन उसको गुलाम जो है वो बना दिया जाता है। अब ये हथकड़ियाँ लगा करके क्या लेकर के जाने लायक लगते हैं? कितना मेंटल होंगे ये डॉक्टर ने भी इस बात का जवाब दे दिया, लेकिन उसके बावजूद में भी अपने अप्रोच लगा करके, या यूं कहूं कि अपनी गुंडागर्दी दिखा करके जिस तरीके से इनके साथ में ये व्यवहार किया जा रहा है, आखिर में इनको न्याय के लिए जब आज अपील कर रहे हैं, तब इनके साथ में न्याय क्यों नहीं हो रहा है? जो हमारा न्यायपूर्ण जो देश है हमारा, जहां पर न्याय के लिए लोगों को पता है कि हमें न्याय मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन न्याय मिलेगा। लेकिन एक भाई, एक व्यक्ति न्याय के लिए इतने समय से आ रहा है कि मुझे न्याय मिले, लेकिन न्याय जो है वो इन तक पहुंच नहीं पा रहा है। वहीं पर आनंद पर्वत थाने की अगर बात करें तो इन्होंने कंप्लेंट करी। कंप्लेंट करने के बाद में जो थाने के लोग हैं, या यूं कहूं मैं बीट के लोग हैं, या एसआई हैं, या यूं कहूं कि जो थाना प्रभारी एसएचओ साहब हैं, उन्होंने क्या कहा है, अब आप इनकी जुबानी सुनिए। क्या बात हुई फिर? एसएचओ साहब से हमारी 3 बार मीटिंग हो चुकी है। तो एसएचओ साहब जो है कि मेरे ब्रदर को समझाने के बजाय या उस पर कोई एक्शन लेने के बजाय वो मेरे को समझा के भेज देते हैं कि भाई तुम्हारे घर में बहुत कुछ गलत हो रहा है, तू घर पे छोड़ के कहीं और रह ले। ये एसएचओ साहब का कहना है? ये एसएचओ साहब जो है हमारे मिस्टर सुभाष जी हैं, ये उनका कहना है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा तो ये तो मेरे माता पिता को तो बिल्कुल ही मार देगा। भाई मेरे को एक सीधी सी बात ये बताओ कि अगर हम समस्या का सामना नहीं करेंगे, समस्या से पीछे हटेंगे, तो समस्या तो और प्रबल हो जाएगी। बिल्कुल। यदि समस्या का सामना करेंगे तभी तो समस्या को ख़त्म किया जाएगा। बिल्कुल। एक बात बताइए, बॉर्डर पे हमारे आर्मी के इतने सोल्जर्स हैं, अगर हमारे दूसरी कंट्री से अगर कहीं पे हमारी कंट्री पर अटैक होता है, यदि वो उसको काउंटर अटैक नहीं करेंगे तो फिर उनका फ़ायदा क्या है? वो अगर वो भी पीछे हट जाएं तो वो हम तो फिर दोबारा क्या कहते हैं, गुलाम बन जाएंगे। बिल्कुल। ये तो बहुत आई हुई कठिनाइयों को जो है वो कहीं ना कहीं सामना करना है। तो लेकिन इसके अंदर में पुलिस आपको क्या लगता है कि आपके मामले के अंदर में क्यों पीछे भाग रही है? देखिए, हमारे आनंद पर्वत थाने की जो पुलिस स्टेशन है और जो मतलब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के अंदर जो भी आती हैं, ये बहुत ही बेकार है। यहाँ का जो थाना है, अभी भी मैंने अभी पिछली घटना देखी थी जहाँ पे एक कांस्टेबल को यहीं फरीदपुरी में क्या कहते हैं, कांस्टेबल को ही गुंडे ने उसके ऊपर अटैक कर दिया और उसकी जो है कि रिवॉल्वर छीनने की कोशिश कर रहा था, जिसकी मीडिया में भी उसकी वीडियो आई थी। तो मतलब जहाँ पे पुलिस के कांस्टेबल और पुलिस पर्सोनली सेफ नहीं है, वहाँ के सिटीजन्स कैसे सेफ हो सकते हैं? हमें तो ये नहीं पता चलता। और ये जो हमारे एसएचओ साहब हैं, ये जो है कि क्राइम के अगेंस्ट एक्शन लेने की बजाय जो मतलब विक्टिम है, उनको समझाया जा रहा है कि आप दूर हो जाओ, आपके यहाँ चोरी हो रही है तो आप बैंक में लॉकर में रखो। मतलब मुझे एक एक डॉक्यूमेंट बैंक में लॉकर में रखना पड़ेगा, फिर तो मेरे को पूरा बैंक की किराए पे लेना पड़ेगा। मैं मतलब इतनी कैपेबिलिटी कहाँ से मेरे अंदर से आ जाएगी? मैं हर एक डॉक्यूमेंट को, जो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, उनको लॉकर्स में रखूँ, या फिर मेरे पास जो भी हमले हो रहे हैं मेरे ऊपर घर में, मैं अपना घर छोड़ के चला जाऊं? ऐसा क्यों किया जा रहा है? मतलब पुलिस के द्वारा सपोर्ट क्यों नहीं किया जा रहा? पुलिस के द्वारा विक्टिम को सपोर्ट करने के बजाय क्रिमिनल्स को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है? हम ये जानना चाहते हैं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट। लास्ट टाइम आपकी एसएचओ साहब से कब बात हुई थी? लास्ट टाइम अभी 25 जून को हमारी बात हुई है, जिसमें कि ब्रदर को, फादर को और मेरे को, हम तीनों को बुलाया था। ठीक है। जो हमारे एएसआई साहब नंदकिशोर तिवारी जी हैं, जो आईओ थे उस दिन 18 मार्च को जो आए थे इंसिडेंट पे, जब मेरे को घर में बंद कर रखा था और हथकड़ी लगा रखी थी और मैं पूरी रात से चिल्ला रहा था कि कोई 112 नंबर पे कॉल कर दो, कोई हेल्प कर दो। तो पड़ोसी ने किसी ने हेल्प नहीं करी, बिकॉज मेरे फादर का थोड़ा सा बिहेवियर ठीक नहीं है, वो सबकी कंप्लेंट्स करते रहते हैं। और ब्रदर ने कहा कि अगर कोई अगर एक्शन लेगा, कोई भी 112 नंबर पे कॉल करेगा तो मैं उसके ऊपर केस बना दूंगा, जिसके कारण किसी नेबर ने कुछ नहीं किया। और मॉर्निंग में मेरी मदर ने मेरे को मोबाइल दे दिया कि बेटा फ़ोन कर ले, क्योंकि देखिए माँ की अंदर तो ममता होती है। ठीक है। माँ बाप चाहे कितने ही गलत हो, लेकिन अपने बेटा बेटी के प्रति गलत नहीं होते। गलत नहीं होंगे, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चाहे वो कितने ही गलत हो, चाहे वो दारू पीते हो, चाहे वो गांजा करते हो, चाहे भांग खाते हो, चाहे नशा कितना ही नशा करता हो, चाहे कितना ही नशेड़ी हो माँ बाप, लेकिन अपने बच्चों के प्रति उसका स्नेह रहता है। बिल्कुल। तो मेरी माता जी ने सवेरे मेरे को मोबाइल दिया, तो मैंने 112 नंबर पे कॉल मिलाई 18 मार्च को। तो 18 मार्च को कॉल मिलाने के बाद जो है कि एक इंस्पेक्टर आया,
तो ब्रदर जैसा कि एडवोकेट है, वो तो उसने पूछा कि भाई आईओ कौन है मेरे फादर के थ्रू। तो उसके बाद वो आईओ कहते पुलिस वाला चला गया। तो उसके बाद मैंने कमिश्नर ऑफिस में कॉल करी, उन्होंने वहाँ से कमांड रूम में ट्रांसफ़र करी कॉल। 3 कॉल करने के बाद भी यहाँ पे पुलिस नहीं आई। चौथी कॉल पे 3 पुलिस वाले आए थे, जिसमें एक हमारे नंदकिशोर तिवारी जी एएसआई हैं और एक सुरेश जी आए थे, कांस्टेबल हैं जो, और एक पुलिस वाला और आया था। तो वो 1.5 घंटे तक खड़े रहे और वो मेरी सारी बात सुन रहे थे। वो ये कह रहे कि ये डिसेबल है, तो मैंने सारा बताया पुलिस वालों को। मैंने कहा अगर मान लो इन्होंने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा भी लिया XYZ, तो उसमें भी हमारे को राइट्स दे रखते हैं एज पर द राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट हमारा 2016 का, जिसके अंदर सेक्शन 6 और सेक्शन 7 में हमारे को सेफगार्ड्स प्रोवाइड करा रखे हैं कि कोई भी डिसेबल्स के प्रति क्रुएल्टी और इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है बिल्कुल। और जो हमारा मेंटल हेल्थ एक्ट है, अब ये कहते हैं भी ये मेंटली इल है, तो हम मेंटल हेल्थ एक्ट को उठा लेते हैं 2017 में जो रिन्यू हुआ है, ठीक है। उसमें हमारे को वेरियस राइट्स दे रखे हैं, जो कि गैजेट ऑफ इंडिया है हमारा 2017 का, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो लेटर, ठीक है, जिसमें कि ये देखा गया है कि मेंटल इल अगर किसी के इलनेस की कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है, तो ऐसे बहुत से केसेस आए हैं हमारे पास्ट हिस्ट्री में, जो कि उसके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, उसको हैरेस किया जाता है। तो 2017 में उसको रिन्यू किया गया है, उसके अंदर ऐसे कुछ हमारे प्रोविजंस डाले गए हैं मेंटल हेल्थ एक्ट में। तो उसमें सबसे पहली लाइन जो है कि यही लिखी गई है, टू प्रोटेक्ट, प्रोमोट एंड फुलफिल द राइट द पर्सन हैविंग मेंटल इलनेस, कि मेंटल इलनेस के पेशेंट्स के साथ उनको प्रोटेक्ट भी किया जाएगा और उनको प्रोमोट भी किया जाएगा और उनके राइट्स को फुलफिल भी किया जाएगा। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ बाउंड फॉर डैट। हमारी जितनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो उसके लिए प्रतिबद्ध हैं, अवेलेबल है। हाँ, ये देखिए सबसे बड़ी बात समझने वाली बात होगी कि हमारा जो देश है लगातार तरक्की पे तरक्की करता चला जा रहा है, चाहे वो लॉ के मामले में हो, चाहे वो यूँ कहूँ कि देश के मामले में हो, चाहे हमारा देश जो है वो बाहर के देशों के अगर मुकाबले में अगर करा जाए तो इस समय हमारे देश की जो भागीदारी है वो अभी बढ़ती चली जा रही है। लेकिन वहीं पर कॉलोनियों में रहने वाले लोग हों या घरों के अंदर में रहने वाले लोग हों या बुजुर्ग लोग हों या ऐसे भाई लोग जिनको अपने ही घर से प्रताड़ित किया जाता है, अपने ही घर से उनको इतना प्रेशराइज किया जाता है कि वो अगर मेंटलिटी नहीं भी होगा ना तो उसको मेंटल बना दिया जाता है। और भला उस डॉक्टर का, मैं इसके अंदर में मैं एक डॉक्टर का रोल जो आया हुआ है बीच के अंदर में, जिन्होंने उसको समझाया भी, लेकिन उनको जो है वो मेडिकल का जो सर्टिफिकेट है, उनको मेंटलिटी का जो सर्टिफिकेट है वो इनको बना करके दिया, लेकिन वो भी 40% का बना करके दिया। लेकिन हालांकि इसका कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जिस तरीके से भी इन्होंने हमारे को समझाया कि हमारे लॉ के अंदर में कितने सारे प्रावधान है, किस किस धाराओं के अंदर में क्या क्या हमें फैसिलिटीज़ मिलती है, ये सबसे बड़ी बात होगी। अभी हम लोग अगर आनंद पर्वत थाने की अगर बात करें तो आपके इस केस के अंदर में आपके भाई को जो है वो एक बार भी अरेस्ट नहीं किया गया, कि आपके साथ में इतना व्यवहार करने के बावजूद में भी अरेस्ट करने की तो सर दूर की बात है, इन्होंने तो FIR लिखने से भी मना कर दिया है कि हम FIR भी नहीं लिखी, कंप्लेंट कोई नहीं, FIR भी नहीं लिखी। और 18 मार्च को जो इसने मार पिटाई करी है, हाथ पे जो मेरे पूरे निशान बने हुए थे, जिसके प्रॉपर एविडेंस मेरे पास है, ये मैं आपको स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो जो एविडेंस जो हैं उसमें क्लियर मेरे हाथ में चोट लगी हुई है और हथकड़ी के निशान बने हुए हैं, जो कि मैंने सब कुछ दिखाया। तो जो हमारे ASI साहब है नंदकिशोर तिवारी जी, उन्होंने MLC के पेपर भी तैयार कर लिए थे। बट ब्रदर ने क्या किया, क्या उसको ब्राइब वगैरह दे के या फिर कुछ सोर्स लगा के, एज एन वो एडवोकेट तो है ही, तो उसने सोर्स वगैरह, उनको सारी कानून का पता है उनको। हाँ, मतलब अब वो कानून से खेल रहे हैं कहीं ना कहीं देखा जाए तो। हाँ, अब वो क्या है कि कानून से खेल रहे हैं और बड़ी ही चालाकी से खेल रहे हैं। और कहते हैं कि मतलब वो कहीं नहीं बेवकूफ़ बना रहे हैं कुल मिला के पुलिस वालों को भी, और घर वालों को प्रताड़ित कर रहा है जो मेरा भाई है अंकुर अग्रवाल जिसका नाम है। और सभी जानते हैं कि मतलब ये बहुत ही गलत लड़का है और लालच के चक्कर में ये कुछ भी कर सकता है। जैसा कि वो खुद भी कहता है कई बार कि पैसा ही सब कुछ है। तो मैं ये कहता हूँ कि पैसे से क्या सब कुछ खरीदा जा सकता है? क्या पैसे से विश्वास खरीद सकते हैं हम इंसान का? क्या पैसे से हम किसी का ट्रस्ट हम गेन कर सकते हैं? पैसे से, पैसा हर कुछ नहीं है ज़िंदगी में। देखिए हमारी जो ह्यूमंस की एग्जिस्टेंस है इस दुनिया में, हम टेम्परेरी हैं, हम कोई परमानेंट नहीं है। हमारी एग्जिस्टेंस टेम्परेरी है। ये जो वर्ल्ड है एक रियलिस्टिक वर्ल्ड है।
हमारी जो मतलब मेन ये जो पैसा इसके पीछे जो पूरी दुनिया भाग रही है, यही एक मतलब शोरों का सबसे बड़ा जो दुख का कारण है। सब वही है, जो भी है बस वही है। पैसे, देखिए पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। ये बहुत ही गलत हो रहा है जो समाज में जो हो रहा है आज के टाइम में। मतलब दूसरों की खुशी देख करके खुद जो है वो दुखी होना, और ये सब कहीं ना कहीं पैसे को लेकर के ही चल रहा है मामला। हाँ भाई, जब ये तो पता ही है भाई, इंसान आज के टाइम में अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। दूसरे के सुख से ही दुखी है, ये समस्या है। तो अभी जो आपकी सारी बातें जो हम लोगों ने अभी सुनी है और जो सारे एविडेंस है अभी इनकी, वो मैं सारी लगा रहा हूँ। आप लोग इनको देखिएगा, एक एक करके आप लोग देखिएगा, उसको स्क्रीन पे बड़ा करके स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग देखिएगा। लेकिन मैं आप लोगों से भी कहूँगा, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद में अगर ऐसे ही अगर आप लोगों ने वीडियो छोड़ दिया तो इस भाई को इंसाफ कैसे मिलेगा। और मैं आनंद पर्वत थाना से मैं ये कहना चाहूँगा, थाना प्रभारी जी से, कि इनके केस को जो है वो हैंडल किया जाए और जो गुनाहगार है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। कानून से खेलना जो है वो मैं मानता हूँ कि कानून जानते हैं, लेकिन कानून से खेलना कानून वालों को भी अधिकार नहीं है। लेकिन अगर हाँ, कानून से अगर कोई खेलता है और किसी के साथ में कानूनी दुर्व्यवहार कानून जानते हुए भी करता है, तो उसके साथ में किस तरीके का कानून लागू होता है, ये शायद मुझसे भली भांति आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोग कानून के रखवाले हैं। क्या कहना चाहेंगे हमारे एसएचओ साहब जी से? देखिए, एसएचओ साहब जो हमारे मिस्टर सुभाष जी आनंद पर्वत थाने के जी, ये जो है कि मेरे ब्रदर को सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने उनसे कई बार मीटिंग भी करी, बात भी करी, तो सारी जो उनसे बातचीत हुई उससे सारी कंक्लूजन यही निकलता है कि ये जो है कि क्रिमिनल्स को सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने एसएचओ साहब से बात करी, उन्होंने बल्कि मेरे को ही धमका दिया कि अगर आगे से आपने कंप्लेंट करी तो हम आपको ही बंद कर देंगे। मतलब मैं कहा, विक्टिम को, जो पीड़ित को ही बंद कर दिया जाएगा, क्राइम जो रिपोर्ट कर रहा है, मतलब क्रिमिनल की बजाय आप जो क्राइम रिपोर्ट किया कर रहा है उसी को बंद कर दें, जो है उसको जो है वो बंद कर दिया जाएगा, उसके खिलाफ एक्शन लेना। हाँ, तो मैंने कहा ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। तो इसके अगेंस्ट मैं 3-4 बार डीसीपी ऑफिस में भी कंप्लेंट दे आया, और जो है कि मैंने सीएम ऑफिस में भी कंप्लेंट लगा रखी है। कई बार मैं मेल डालता रहता हूँ, वहाँ से भी रिप्लाई आता रहता है कि भाई हमने कैलाश गहलोत जी को आपकी जो है कि कंप्लेंट भेज दी है। और क्या कहते हैं, मैं ये जो अपना वहाँ से रिसीविंग आपको मिली हुई है सर? हाँ, रिसीविंग सारी आपके सारी मेरे पास है रिसीविंग। और मैं अभी बीजेपी ऑफिस में भी गया था, जो हेडक्वार्टर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे है। वहाँ मैंने रिसेप्शन में बताया, मैंने कहा ग्रीवेंस डिपार्टमेंट में मेरे को बात करनी है किसी ग्रीवेंस के रिगार्डिंग। तो उन्होंने मेरे को 237 नंबर कमरे में भेज दिया। वहाँ मैंने थोड़ी सी बात बताई, तो वो उन्होंने कहा कि अभी यहाँ पे मिनिस्टर्स आ नहीं रहे हैं, आप अपने सांसद से बात करिए। तो मैंने रिसेप्शन में जाके सांसद के बारे में मैं कहा, हमारी बांसुरी स्वराज जी हैं, तो मैंने कहा बांसुरी स्वराज जी से मिलना है। तो उन्होंने मेरे को तुगलक रोड का 8 नंबर का बताया एड्रेस। वहाँ मैं गया, तो वो कह रहे जी यहाँ से तो वो करोल बाग जा चुकी और ऑफिस वहीं पे है। ठीक है। तो उसके बाद मैं नारायणा के ऑफिस में गया, जो कि बीजेपी का दफ्तर है नारायणा में। तो वहाँ पे मीटिंग चल रही थी, वहाँ मैंने थोड़ी बातचीत करी। तो वो कह रहे भी 4-5 दिन तो बांसुरी स्वराज जी जो है बिजी हैं, उसके बाद आप एक बार मिल लेना और अपॉइंटमेंट लेके मिलना है, वैसे तो मिल नहीं पाएंगे, ये तो हमें पता ही है। तो ये जो भी है, देखिए गलत हो रहा है। अब किसी चीज़ का हम अगर मान लिए मोबाइल है हमारे पास, तो हम उसका सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। सब मोबाइल का जैसे कि सदुपयोग करते हैं, भाई बच्चे पढ़ भी रहे हैं और कुछ बच्चे गलत चीज़ भी देख रहे हैं, तो वो हमारे ऊपर है। बिल्कुल। तो अब ऐसे ही जो है कि मेरा ब्रदर है, वो जो लॉ की जो उसकी नॉलेज है, वो उसका दुरुपयोग कर रहा है, जो कि उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है कि मेरे साथ मारपीट करके जब मैं अपना थाने में जाता हूँ, तो ये वहाँ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिखाया था कि ये तो मेंटल है। तो जो हमारे एएसआई साहब हैं नंद किशोर तिवारी जी, उस दिन 18 मार्च को जो घटना हुई, वो ये कह रहे थे कि मैं ये जो भी आपके भाई ने किया है ना, इसके लिए इसको मैं लॉकअप में डाल देता, लेकिन आपका ये जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है ना, ये मुझे एक्शन लेने के लिए रोक रहा है। ठीक है। तो मैंने कहा ये तो गलत है भाई। सेक्शन 19 जो है हमारा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का, उसमें हमारे को इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी दी गई है। ठीक है। कि कोई भी जो है कि डिसेबल्स के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, और इनको राइट टू इक्वालिटी दी गया है। कोई भी इनके साथ मतलब ऐसा नहीं है, अनइक्वल जो है कि बिहेवियर नहीं कर सकते, आप दूसरे के साथ ट्रीट नहीं कर सकते अनइक्वली। वो उन्होंने वायलेट किया है, जो हमारे नंद किशोर तिवारी जी हैं, और जो कि हमारे एसएचओ साहब हैं, वो भी उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं मेरे ब्रदर को, क्योंकि वो एक एडवोकेट है, वो बातचीत उनकी भी होती रहती है।
तो कुल मिला के कोई एक्शन नहीं लिया गया और मेरे भाई ने मेरे को पिछले 13 साल से इतना दुखी कर रखा है, इतना क्रूर व्यवहार मेरे साथ करता है, मेरे को बहुत ज़्यादा मेडिसिन देता है और कहता है अगर मेरे हाथ से मेडिसिन नहीं लेगा तो मैं तेरे को एडमिट करा दूंगा। तो मैंने कई बार कहा, मैंने कहा तू भले ही एडमिट करा दे, मैं ये ओवरडोज मेडिसिन नहीं लूँगा। अगर मेरा ब्रेन हेमरेज हो गया तो अगर मेरे ऊपर कोई ऐसी बीमारी मेरे को लग गई तो मैं कहा कोई करने वाला भी नहीं है घर में, मेरे माता पिता जो कि सीनियर सिटीजन्स हैं। तो अभी लास्ट टाइम जो उसने एडमिट कराया था मेरे को अक्टूबर 2023 में, तो उसमें भी उसने सेम यही कहा था कि अगर तू मेरे हाथ से दवाई लेता तो मैं तेरे को एडमिट ही नहीं कराता। तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं लूँगा, मैं चाहे हमेशा के लिए एडमिट रह जाऊँ इस अस्पताल में। तो इसमें ओवरडोज जो है वो नींद की दवाइयाँ दी जा रही थी आपको? हाँ। ये क्या मतलब क्या रात के समय दे रहे थे या दिन के समय? रात के समय भी दे रहा था, दिन के समय भी। जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है कि मतलब आधी गोली देनी है, उसकी वो 4 गोली दे रहा है। जो मतलब दूसरी जो दवाई है वो किसी की 6 गोली दे रहा है। तो मतलब कुल मिला के उसने एक मतलब मारने की पूरी उसने एक तैयारी कर रखी है और पूरी प्लानिंग के साथ जब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन गया तो मरने के बाद वो ये कह देगा कि ये तो पागल था, मर गया। तो ये पूरा जो उसने 13-14 साल में जो भी षड्यंत्र रचा है उसने, ये पूरा प्लानिंग के साथ रचा है। और अब वो क्या है कि क्राइम पे क्राइम करता रहता है, कभी वहाँ पे एडमिट करा रहा है, कभी घर में गुंडे बुला रहा है, कभी हथकड़ी लगा रहा है। यहाँ पे ऑफिस में मेरे 3 बार चोरी कर चुका है। एक बार अभी क्या कहते हैं 1 महीने पहले जो किया है कि प्रॉपर्टी के पेपर चोरी करके ले गया। तो प्रॉपर्टी के पेपर चोरी करके ले गया तो मेरे पिताजी को कह रहा है मैं पेपर चुरा लाया और मैं इनको जला रहा हूँ। तो मेरे पिताजी कह रहे तो पूरे घर को ही जला देना। तो 3 दिन बाद मेरे को पता चला, मैं कहा यहाँ से प्रॉपर्टी के पेपर चोरी हो गए। तो हम सब खाना खा रहे थे रात को बैठ के, तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा पेपर चोरी कर लिए इसने प्रॉपर्टी के। तो क्या कहते हैं मैं इसकी पिटाई करने वाला था। तो पापा ने मेरा हाथ पकड़ लिया, कह रहे तू रहने दे, मैं तेरे दूसरे पेपर बनवा दूंगा। और जो कि मेरे पिताजी ने बनवा भी दी है। अच्छा, मतलब प्रॉपर्टी जो है आप दोनों की अलग अलग बांट चुके थे क्या? पिताजी आपकी बांट चुके हैं? नहीं, प्रॉपर्टी हमारी एक्चुअल में एंसेस्ट्रल है, पैतृक संपत्ति है जो कि मेरी दादा दादी की है। हाँ। और क्या कहते हैं अब जब मैं अस्पताल में था लास्ट टाइम, तो जब मेरे पिताजी की मेरे ब्रदर ने पिटाई करी तो उनका मेरे पास कॉल आया कि भाई ने ऐसे ऐसे मार के मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। तो मैंने कहा भाई मैं तो क्या कर सकता हूँ, मेरे को तो यहाँ एडमिट करा रखा है। तो मेरे पिताजी कह रहे कि मैं ना इसको क्या कहते हैं बेदखल करूँगा प्रॉपर्टी से। तो उसका उन्होंने पेपर में निकलवा दिया कि मैं अंकुर अग्रवाल को अपनी चल और अचल संपत्ति से बेदखल कर रहा हूँ। आपके पिताजी ने आपके जो वकील जो भाई हैं आपके, उनको निकलवा दिया जिन्होंने आपके साथ में सारी पीड़ाई करी है। तो मेरे पिताजी ने उसमें मेरा नाम भी डलवा दिया। तो कह रहे कि तेरा नाम भी डलवा दिया, कल को मान लो अगर कोई घटना होती है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं कहा बाकी मेरा कोई मैटर था तो नहीं, मैं तो अस्पताल में भर्ती था। ये तो गेहूं के साथ गुण भी पिसता है, वो वाली बात हो गई। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मुझे कोई मोह नहीं है, प्रॉपर्टी वगैरह जो है अपनी जगह है, हम अपनी जगह है, जो गलत करेगा वो अपनी जगह है। और मैं कहा कानून सबके लिए बने ही हुए हैं। तो अब क्या है कि इसकी मैरिज हो गई है और इसकी मिसेज और ये दोनों जने कई बार दावा ठोक रहे हैं कि भाई हमें प्रॉपर्टी दो। जो है लड़की जो है हिना बंसल है जिसका नाम, वो भी इसको मिसगाइड कर रही है कि सोनी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ये घर उधार है, ये घर का सारा पैसा ले जा रहा है, हमारे को प्रॉपर्टी दो। कभी ये दोनों आपस में लड़ाई कर लेते हैं, फिर कह देते हैं हमारा बंटवारा करो, हमें प्रॉपर्टी दो। मतलब मेन ये जो इनका इंटेंशन है, जो मतलब इनका जो सारा का सारा प्रॉपर्टी पे इनका पूरा टारगेट जो प्रॉपर्टी पे है इनका। अभी आपके अलावा आप लोग कितने भाई हैं? आप लोग? हम 2 भाई हैं। मैं 2 जने हैं। 2 भाई और मेरी एक सिस्टर है जो कि मैरिज हो चुकी, उत्तम नगर में है जो। उसके 3 बच्चे हैं, 2 उसकी बेटी हैं, एक उसका बेटा है। और जो है कि उनको भी सारा जो मैटर है पता है। और जो मेरी मौसी जी हैं जो उनकी सास हैं, और उनको भी क्या कहते हैं, वो भी कहती हैं कि मतलब ये सब ज़मीन जायदाद के चक्कर में अंकुर परेशान कर रहा है आपको, और जो कि बहुत ही गलत है। लेकिन करें क्या, अब घर का मैटर तो तुम घर वालों को ही समझाना। लास्ट में अगर बात करी जाए तो अपने न्याय के लिए जो है वो कैसे क्या अपील करेंगे शासन प्रशासन से, और ख़ास करके हमारे SHO साहब से जो कि यहाँ के थाना प्रभारी हैं और यहाँ का पूरा क्षेत्र जो है वो उनके हाथ में है, शासन प्रशासन से, और इनसे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए SHO साहब से तो क्या एक्सपेक्ट करें हम, जो कि इतना मैटर उनको पता है उसके बाद भी वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। अब क्या है कि मैं कल DCP साहब से मिल के आया हूँ अपॉइंटमेंट लेके,
उनको मैंने सारा मैटर बताया है और हॉस्पिटल के कागज़ भी दिखा दिए और सारी कंप्लेंट वगैरह भी दिखा दी, एविडेंस भी दिखा दिए। तो अब उन्होंने कहा है कि भाई एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि एसएचओ साहब से मेरे को नहीं लगता कि कोई एक्शन लेंगे, जो कि उम्मीद नहीं लग रही है। कोई उम्मीद नहीं है सर। अब मैं जो हमारे डीसीपी साहब है, हुक्मा जी हैं वहाँ पे दरियागंज में जो डीसीपी ऑफिस है, और वहाँ मैं कल मीटिंग हुई थी हमारी सर की और मेरी, उनको मैंने सब कुछ बताया और उन्होंने कहा है कि भी एक्शन लिया जाएगा। तो देखते हैं हायर अथॉरिटीज़ अगर कुछ एक्शन लेती हैं तो, अदरवाइज़ नहीं तो केस तो देखिए डला ही हुआ है। जो हमारा 30,000 कोर्ट है उसमें जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ मेरा ब्रदर अंकुर अग्रवाल करता है, तो इसमें सीआरपीसी के सेक्शन 200 के तहत इसके ऊपर क्रिमिनल केस डला हुआ है। और क्या कहते हैं, हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, उसमें भी ये मैटर चल रहा है। हमारा जो कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है माता सुंदरी रोड पे, उनको भी सब कुछ पता है। और काफ़ी ऐसे अथॉरिटीज़ हैं जहाँ पे मैंने इन्फॉर्म कर रखा है, तो वहाँ से रिप्लाई आता रहता है, चाहे वो सीएम ऑफिस हो, चाहे पीएम ऑफिस हो, पीजी पोर्टल जो है हमारा, एलजी ऑफिस में भी। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जब रिप्लाई तो आते हैं, लेकिन क्या इसके खिलाफ कभी एक्शन होता हुआ नज़र आया आपको? एक्शन देखिए हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ लेंगी, जैसे कि पुलिस स्टेशन हो गया। अब देखिए पुलिस स्टेशन हमारे यहाँ का बहुत ही ख़राब है। अब क्या बताएं, यहाँ की व्यवस्था बहुत ही ख़राब है, जो कि क्राइम हमारे एरिया में इतना ज़्यादा है और उसके बावजूद भी। अब आप यहीं की घटना ले लीजिए, रेलवे लाइन की, यहाँ पे डेली चक्कू लगते हैं जी। और जो है कि पुलिस वाले वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे उनको प्रोटेक्ट करने बजाय जो गुंडे हैं उनसे पैसे लेके आ जाते हैं। मैं तो डेली देखता हूँ। तो अब जहाँ पे पुलिस के पर्सोनल्स जो हमारे पुलिस के जो पुलिस स्टेशन का ही ऐसा हाल है, जो यहाँ पे पुलिस वालों का ही, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे हमारे यहाँ पे एसएचओ साहब से? मतलब कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस से जो है वो नाखुश नज़र आ रहे हैं। नाखुश क्या सर, मतलब कितनी क्रुएल्टी हो रही है मेरे ऊपर, मेरे को हथकड़ियाँ लगाई जा रही हैं। हथकड़ी लगाना एक कानूनन अपराध है। हमारा जो संविधान है उसके आर्टिकल 22 में क्लियर दे रखा है कि अगर कोई हथकड़ी लगाता है तो वो एक अपराध है। बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के कोई पुलिस पर्सोनल भी हथकड़ी नहीं लगा सकता। हथकड़ी लगाने के लिए पहले मजिस्ट्रेट परमिशन अलाउ करता है, ग्रांट करता है, उसके बाद वो पुलिस वाला हथकड़ी लगाता है। ये तो साफ साफ मतलब क्रिमिनल केस चल रहा है आपके साथ में, और लेकिन फिर भी जो है वो प्रशासन जाग नहीं रही है। प्रशासन सोया हुआ है। उसका क्लियर इफेक्ट जो है कि हम सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस के कुछ जो है कि पर्सोनल्स या फिर कुछ ऑफिसर्स हैं करप्टेड हैं, सभी जानते हैं, मतलब कि पुलिस वाले पैसे लेके या केस को रफा दफा करते हैं। और जो है कि इतना हैरेसमेंट हो रहा है, तो अब मेरे को भी पुलिस से भी मेरे को तो कोई विश्वास है नहीं पुलिस पे। तो अब मैं तो मीडिया को सहयोग लेके इस मैटर को थोड़ा सा उजागर करना चाहता हूँ। और जो है कि मानवाधिकार आयोग वाले भी इस बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। हमारा जो हॉस्पिटल है उनको भी मैं टाइमली जो है कि लेटर भेजता रहता हूँ, मेल भेजता रहता हूँ। वो भी कह रहे, उन्होंने भी अभी जो कि 18 मार्च को जो घटना हुई थी मेरे साथ, उस पर उन्होंने फादर को बुलाया। तो नोडल ऑफिसर थे जो हमारे डॉक्टर परवीन है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के, समाज कल्याण विभाग के, उन्होंने बुलाया एक्टिविटी रूम में डायरेक्टर ऑफिस में, तो फादर को और मेरे को दोनों को। तो उन्होंने पूछा कि पहले तो ये बताइए आप हथकड़ी लाए कहाँ से। तो फादर ने कहा कि देखिए मुझे तो पता नहीं है, मेरा बेटा जो है कि लेके आया होगा कहीं से। तो जो हमारे डॉक्टर परवीन है जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के इबास हॉस्पिटल के अंदर, उन्होंने कहा कि आपको पता भी है हथकड़ी लगाना कितना बड़ा कानूनन अपराध है। आपके ऊपर आईपीसी के और सीआरपी के सेक्शन तो लगेंगे ही लगेंगे, साथ ही साथ आपके ऊपर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 19, सेक्शन 92 ये सारे लगेंगे। और मेंटल हेल्थ एक्ट के भी पूरे प्रोविजंस जो उसमें दे रखे हैं, उसके तहत आप जितने भी लोग इसके अंदर सम्मिलित हैं पूरी घटना के अंदर, आप सबके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और आप सबको जो है कि इम्प्रिजनमेंट बनती है। तो मैंने अभी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के भी मैंने रिगार्डिंग उसमें मैंने एक आरटीआई लगा के पूछा कि मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना हुई है, तो मैंने कहा क्या एक्शन लिया जाएगा। तो आरटीआई का मेरे पास रिप्लाई आ गया कि ऐसा है, जो आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, उसके अंदर आपको वेरियस राइट्स दे रखे हैं कि मतलब आपके ऊपर कोई क्रुएल्टी और इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। और ये जो 18 मार्च का जो इंसिडेंट हुआ है जिसमें गुंडे आए हैं और आपको हथकड़ी लगाई है, हाथ पैर बांधे हैं, उसके बाद कमरे में बंद किया है और ना खाना दिया ना पानी दिया है, और जो है कि आप 22 घंटे तक बंद रहे हो और कोई हेल्प नहीं करी गई है, तो इसमें
पर्टिकुलर उस डे के लिए, उस दिन के लिए जो है कि सेक्शन 92 लगेगा, जिसमें कि 5 साल की जो है कि इम्प्रिजनमेंट जो है कि जेल आपके भाई की बनती है, जो कि फाइन के साथ बनेगी। और इसकी जो कि ये वाला सेक्शन 92 इसके ऊपर एप्लीकेबल है। इतना सब हो भी गया, लेकिन फिर भी जो है अभी भी कहीं ना कहीं कानून का जो लचीलापन है वो सामने देखने को मिल रहा है कि आखिर में इतना प्रावधान होने के बावजूद में भी, लेकिन आज जो एक क्रिमिनल जो है, मैं क्रिमिनल ही कहूँगा जिस तरीके से इन्होंने मेरे को बताया है, तो जाहिर सी बात है अगर क्राइम करने वाले को अगर हम क्रिमिनल नहीं कहेंगे तो आखिर में कहेंगे क्या? समाज में रहने वाले व्यक्ति के साथ में अगर इस तरीके से अगर हो रहा है, इसके भाई के साथ में अगर ये कर रहे हैं और कानून जानते हुए अगर कर रहे हैं, तो शायद उससे बड़ा क्रिमिनल कोई नहीं। बाकी मैं इस वीडियो को जो है यहीं पर समाप्त करूंगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो ना करते हुए। बाकी आप लोगों से मैं ये कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके और हमारे इस सोनी अग्रवाल जी को जो है वो इंसाफ मिल सके। और ये इंसाफ के लिए जिस तरीके से गुहार लगा रहे हैं, इनकी पूरी जो रियल जो स्टोरी है, पूरी रियल कहानी है, ये आप लोगों तक ये पहुंचाने का जो काम जो हमने आज करने की कोशिश करी है कि एक व्यक्ति को जो है वो इंसाफ मिल सके। इनके जैसे तमाम ऐसे भाई होंगे जिनके साथ में ऐसी घटनाएं घट रही हैं। इन्होंने हिम्मत करके आज जो मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने बोलने की जो हिम्मत करी है, अगर इसी तरीके से अगर हर भाई, हर वो व्यक्ति जिसके साथ में कहीं ना कहीं छोटी मोटी घटनाएं हो रही हैं, अगर वो बोलने की कोशिश करेगा, तो शायद मैं अपने हिंदुस्तान, अपने भारत के अंदर में मैं ये जानता हूं कि उसको इंसाफ मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। और ऐसे लोगों के ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी जिन लोगों ने कानून को तोड़ा है और कानून अपने हाथों में लिया है, उसके लिए भी प्रावधान है। बाकी सब ये कानून के हाथों में है, कानून किस तरीके से उनको सजा देता है। बाकी आप लोगों को क्या होंगे विचार, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, VS न्यूज़ 48 दिल्ली के लिए। जय हिंद, जय भारत।